हेलो फ्रेंड। आज हम क्लास 10th के फर्स्ट फ्लाई की बुक से चैप्टर नंबर 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक करेंगे। बिफोर यू रीड, एनीलीज मैरी एनी फ्रैंक 12 जून 1929 February March 1945 was a German born Jewish girl who wrote while in hiding with her family and four friends in Amsterdam during the German occupation of the Netherlands in World War II. Her family had moved to Amsterdam after the Nazis gained power in Germany but were trapped when the Nazi occupation extended into the Netherlands. As persecutions against the Jewish population increased, the family went into hiding in July 1942 in hidden rooms in her father Otto Frank's office building. After 2 years in hiding, the group was betrayed and transported to the concentration camp system where Annie died of typhus in Bergen-Belsen within days of her sister, Margot Frank. Her father Otto, the only survivor of the group, returned to Amsterdam after the war ended to find that her diary had been saved. Convinced that it was a unique record, he took action to have it published in English under the name of The Diary of a Young Girl. एनी एनलिस मैरी एन फ्रैंक 12 जून 1929 फरवरी मार्च 1945 एक जर्मन थी। जन्म से यहूदी लड़की थी और उसने तब लिखा जब वह अपने परिवार तथा 4 मित्रों के साथ एम्स्टर्डम में गुप्त निवास कर रही थी। उस समय द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी ने नीदरलैंड पर आधिपत्य कर लिया था। जर्मनी में नाजियों के सत्ता प्राप्त करने के पश्चात उसका परिवार एम्स्टर्डम चला गया, किंतु जब नाजियों के आधिपत्य का विस्तार नीदरलैंड के भीतरी भाग तक हो गया था तो वे फंस गए थे। जैसे ही यहूदी जनसंख्या पर अत्याचार बढ़ा तो 1942 में परिवार के सदस्य उसके पिता ऑटो फ्रैंक के कार्यालय भवन के गुप्त कक्षों अर्थात कमरों में छिप गए। 2 वर्ष के गुप्त आवास के पश्चात किसी ने विश्वासघात कर उनके दल समूह के बारे में बता दिया और परिणाम स्वरूप उन्हें बंदी शिविर में ले जाया गया, जहां अपनी बहन मार्गरेट फ्रैंक की मृत्यु के कुछ दिन ही पश्चात बर्गन बेल्जियम में तंत्रिक ज्वर अर्थात टाइफस से एन की मृत्यु हो गई। जब युद्ध समाप्त हो गया तब उसके पिता ऑटो, जो समूह में एकमात्र जीवित बचे थे, वे एम्स्टर्डम वापस आए, जहां उन्होंने पाया कि एन की डायरी सुरक्षित बच गई थी। ऐसा मानकर कि यह एक अनोखा रिकॉर्ड था, उन्होंने इसे अंग्रेजी में एक युवा लड़की की डायरी के नाम से प्रकाशित करवाने की कार्रवाई करी। The diary was given to Annie Frank for her 30th birthday and chronicles the events of her life from 12 June 1942 until its final entry of 1st August 1944. It was eventually translated from its original Dutch into many languages and became one of the world's most widely read books. There have also been several films, television, and theatrical productions, and even an opera based on the diary. Described as the work of a mature and insightful mind, the diary provides an intimate examination of daily life under Nazi occupation. Annie Frank has become one of the most renowned and discussed of the Holocaust victims. डायरी एन फ्रैंक को उसके 13वें जन्मदिन पर उपहार में मिली थी और उसमें 12 जून 1942 से उसकी अंतिम प्रविष्टि 1 अगस्त 1944 तक उसके जीवन की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण मिलता है। यह मूलतः डच भाषा में लिखी गई थी और बाद में अनेक भाषाओं में अनुवादित की गई थी और विश्व में सबसे अधिक पढ़ी जाने वाली पुस्तकों में से एक हो गई। डायरी पर आधारित बहुत सी फिल्में, टेलीविज़न प्रोग्राम तथा नाट्य रचनाएं बनी और यहाँ तक कि नृत्य नाटिका ओपेरा भी बनी। डायरी नाजी आधिपत्य में
दैनिक जीवन का एक अंतरंग परीक्षण उपलब्ध कराती है और इसी कारण इसे एक परिपक्व व अंतर्दृष्टिपूर्ण मस्तिष्क अर्थात विचारशील दिमाग की कृति रचना के रूप में वर्णित किया जाता है। एन फ्रैंक विनाशीला पीड़ितों में से एक सर्वाधिक जानी जाने वाली व चर्चित पीड़ित बन गई। Writing in a diary is a really strange experience for someone like me. Not only because I have never written anything before, but also because it seems to me that later on neither I nor anyone else will be interested in the musings of a 13-year-old schoolgirl. Oh well, it doesn't matter. I feel like writing and I have an greater need to get all kinds of things off my chest. किसी मेरी जैसी के लिए एक डायरी में लिखना वास्तव में एक विचित्र अनुभव है। यह विचित्र अनुभव केवल इसलिए नहीं है कि कभी इससे पहले कुछ नहीं लिखा है, बल्कि इसलिए भी है क्योंकि मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि बाद में न तो मैं स्वयं और न कोई अन्य व्यक्ति 13 वर्ष की विद्यालय बालिका के चिंतन अर्थात विचारों में रुचि रखेगा। यह ठीक है कि हम उपयुक्त बातों का कोई महत्व नहीं है। मैं लिखने जैसा महसूस करती हूँ अर्थात मैं लिखना चाहती हूँ और मुझे इससे भी अधिक आवश्यकता है कि अपने दिल का बोझ हल्का करने की। Paper has more patience than people. I thought of this saying on one of those days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands, bored and listless, wondering whether to stay in or go out. I finally stayed where I was, brooding. Yes, paper does have more patience, and since I am not planning to let anyone else read this stiff-backed notebook grandly referred to as a diary, unless I should ever find a real friend, it probably won't make a bit of difference. कागज मानव से अधिक धैर्य सहनशीलता रखते हैं। मैंने इस कहावत के विषय में उन दिनों सोचा जब मैं थोड़ा निराश अनुभव कर रही थी और अपने हाथों से अपनी ठोड़ी को पकड़े घर पर नीरस और सुस्त बैठी हुई थी और सोच रही थी कि घर के अंदर ही रुकी रहूं या बाहर जाऊं। मैं आखिरकार वहीं रुकी रही जहां मैं थी, यह चिंतन करते हुए हाँ, कागज निश्चय ही अधिक धैर्य रखता है। और चूंकि मैं यह योजना नहीं बना रही हूँ कि किसी अन्य को इस सख्त जिल्द वाली पुस्तिका जिसे सांस से एक डायरी के रूप में बताया गया है को पढ़ने की अनुमति दूं, जब तक कि मुझे वास्तविक मित्र नहीं मिल जाता तब तक इसमें शायद थोड़ा सा भी बदलाव नहीं आएगा। No, I am back to the point that prompted me to keep a diary in the first place. I don't have a friend. अब मैं वापस उस बिंदु पर आती हूँ जिसने मुझे डायरी को प्रथम स्थान पर रखने के लिए प्रेरित किया। वह यह है कि मेरे कोई मित्र नहीं है। Let me put it more clearly, since no one will believe that a 13-year-old girl is completely alone in the world, and I am not. I have loving parents and a 16-year-old sister, and there are about 30 people I can call friends. I have a family, loving aunts, and a good home. No, on the surface, I seem to have everything except my one true friend. All I think about when I am with friend is having a good time. I can't bring myself to talk about anything but ordinary everyday things. We don't seem to be able to get any closer, and that's the problem. Maybe it's my fault that we don't confide in each other. In any case, that's just how things are, and unfortunately, they are not liable to change. This is why I have started the diary. मैं इसे और स्पष्ट कर दूं क्योंकि इस बात पर विश्वास नहीं करेगा कि एक 13 वर्ष की लड़की को जो कि संसार में बिल्कुल अकेली है, और मैं अकेली हूँ भी नहीं। मेरे पास प्यारे माता पिता और 16 वर्ष की एक बहन है और लगभग 30 ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें मैं अपना दोस्त कह सकती हूँ। मेरा एक परिवार है, प्यारी चाचियाँ हैं और एक अच्छा घर है। नहीं, अर्थात स्थिति ऐसी नहीं है। ऊपरी तौर पर ऐसा लगता है कि मेरे पास सब कुछ है सिवाय एक अच्छे मित्र के। मैं जब अपने मित्रों के साथ होती हूँ
तो केवल मौज मस्ती के बारे में सोचती हूँ। मैं दैनिक साधारण चीज़ों के सिवा और कुछ नहीं सोचती हूँ। हम और आत्मीय होते नहीं दिखते, शायद यही समस्या है। शायद यह मेरा दोष हो कि हम एक दूसरे को अपनी गोपनीय बातें नहीं बताते हैं। किसी भी परिस्थिति में स्थितियाँ एक ऐसी ही है जैसी हैं और दुर्भाग्यवश वे बदलने वाली नहीं हैं। इसी कारण से मैंने डायरी लिखना आरंभ की है। To enhance the image of this long awaited friend in my imagination, I don't want to jot down the fact in this diary the way most people would do, but I want the diary to be my friend and I am going to call this friend Kitty. लंबे समय से इंतज़ार करते इस मित्र की छवि मेरी कल्पना में बढ़ाने के लिए मैं इस डायरी में तथ्यों को जल्दी से संक्षेप में इस तरह लिखना नहीं चाहूँगी जैसे कि अधिकतर लोग करते हैं, बल्कि मैं चाहती हूँ कि डायरी मेरी मित्र बने और मैं इस मित्र को किट्टी कहकर पुकारने लगी हूँ। Since no one would understand a word of my stories to Kitty if I were to plunge right, I'd better provide a brief sketch of my life, much as I dislike doing so. कोई भी किट्टी में लिखी मेरी कहानी का एक भी शब्द नहीं समझ पाता यदि मैं इसमें ठीक हड़बड़ी में लिखना प्रारंभ कर देती। यह अच्छा होगा कि मैं अपने जीवन की एक संक्षिप्त रूपरेखा उपलब्ध करा दूं, यद्यपि मैं ऐसा करना नापसंद करती हूँ। My father, the most adorable father I've ever seen, didn't marry my mother until he was 36 and she was 25. My sister Margot was born in Frankfurt in Germany in 1926. I was born on 12 June 1929. I lived in Frankfurt until I was 4. My father emigrated to Holland in 1933. My mother, 8th Hollander Frank, went with him to Holland in September, while Margot and I were sent to Aachen to stay with our grandmother. Margot went to Holland in December and I followed in February when I was plunked down on the table as a birthday present for Margot. मेरे पिता, मैंने जितने भी अब तक देखे उनमें सबसे प्रिय पिता ने मेरी माता से तब तक विवाह नहीं किया जब तक वह 36 वर्ष के नहीं हो गए और माता 25 वर्ष की नहीं हो गई। मेरी बहन मार्गोट का जन्म 1926 में जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में हुआ। मेरा जन्म 12 जून 1929 को हुआ। मैं 4 वर्ष की आयु तक फ्रैंकफर्ट में रही। मेरे पिता 1933 में हॉलैंड को उत्प्रवास कर गए। मेरी माँ एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक सितंबर में उनके साथ हॉलैंड चली गई, जबकि मार्गट व मुझे हमारी दादी के साथ रहने ऑकन भेज दिया गया। मार्गट दिसंबर से हॉलैंड गई और मैंने फरवरी में उसका अनुसरण किया जब मुझे मार्गट के जन्मदिन के उपहार स्वरूप मेज पर पटक दिया गया। I started right away at the Montessori Nursery School. I stayed there until I was 6, at which time I started in the first form. In the sixth form, my teacher was Mrs. Cuprus, the headmistress. At the end of the year, we were both in tears as we said a heartbreaking farewell. मैंने तुरंत ही मॉन्टेसरी नर्सरी विद्यालय में पढ़ाई शुरू कर दी। मैं 6 साल की आयु तक वहाँ रही तथा उस समय मैंने पहली कक्षा आरंभ कर दी। छठी कक्षा में मेरी अध्यापिका श्रीमती क्यूप्रस, जो कि प्रधानाचार्य थी। वर्ष के अंत में हम दोनों के आंखों में आंसू थे जो ही हमने एक दूसरे को हृदय विदारक विदाई दी। In the summer of 1941, grandma fell ill and had to have an operation, so my birthday passed with little celebration. 1941 की गर्मियों में दादी बीमार पड़ गई और एक ऑपरेशन कराना पड़ा, अतः मेरा जन्मदिन बिना किसी समारोह के गुजर गया। Grandma died in January 1942. No one knows how often I think of her and still love her. This birthday celebration in 1942 was intended to make up for the other and grandma's candle was lit along with the rest. दादी माँ का स्वर्गवास जनवरी 1942 में हो गया। कोई नहीं जानता था कि मैं उनके बारे में कितनी बार सोचती हूँ और अब भी मैं उनसे प्रेम करती हूँ। 1942 का यह जन्मदिन पहले वाले जन्मदिन को मनाने की कमी को पूरा करने के इरादे से मनाया गया था और अन्य मोमबत्तियों के साथ दादी माँ की मोमबत्ती भी जलाई गई थी।
The four of us are still doing well, and that brings me to the present date of 20 June 1942 and the solemn dedication of my diary. इन हम चारों अभी भी ठीक ठाक हैं तथा इसके साथ ही मैं आज के दिनांक 20 जून 1942 पर आती हूँ और मेरी डायरी के प्रति निष्ठापूर्वक समर्पण पर आती हूँ। Dearest Kitty, our entire class is quacking in its boots. The reason, of course, is the forthcoming meeting in which the teachers decide who will move up to the next form and who will be kept back. Half the class is making bets. GN and I laugh ourselves silly at the two boys behind us, CN and Jackus, who have staked their entire holiday savings on their bet. From morning to night, it is you are going to pass. No, I am not. Yes, you are. No, I am not. Even G.S. pleading glances and my angry outbursts can't calm them down. If you ask me, there are so many dummies that about a quarter of the class should be kept back. But teachers are the most unpredictable creatures on earth. हमारी पूरी कक्षा डर और चिंता से कांप रही थी। इसका कारण निसंदेह आने वाली मीटिंग है जिसमें अध्यापक यह फैसला करेंगे कि कौन अगली कक्षा में जाएगा और किसको पिछली कक्षा में रोक लिया जाएगा। आधी कक्षा शर्तें लगा रही है। GN और मैं अपने पीछे के दो लड़कों CN व जैक्स की मूर्खता पर हंसते हैं जिन्होंने अपनी छुट्टियों की पूरी बचत को दांव पर लगा दिया है। प्रातःकाल से रात तक यही चलता रहा। तुम उत्तीर्ण हो जाओगे, नहीं मैं नहीं होऊंगा, हाँ तुम हो जाओगे, नहीं मैं नहीं होऊंगा। यहाँ तक कि जी की प्रार्थना भरी निगाहें व मेरी क्रोधपूर्ण भड़ास भी उन्हें शांत नहीं कर पाई। यदि आप मुझसे पूछें तो कक्षा में इतने मूर्ख हैं कि एक चौथाई को तो इस कक्षा में रोक लिया जाना चाहिए, किंतु अध्यापकगण इस धरती पर ऐसे प्राणी हैं जिनके बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। I am not so worried about my girlfriends and myself will make it. The only subject I am not sure about is maths. Anyway, all we can do is wait. Until then, we keep telling each other not to lose heart. मैं अपनी सहेलियों और अपने बारे में चिंतित नहीं हूँ। हम इसे कर लेंगे, अर्थात पास हो जाएंगे। एकमात्र विषय जिसके बारे में मैं आश्वस्त नहीं हूँ वह गणित है। जो भी हो, हम केवल प्रतीक्षा ही कर सकते हैं। तब तक हम एक दूसरे को निराश न होने के लिए कह सकते हैं। I got along pretty well with all my teachers. There are 9 of them, 7 men and 2 women. Mr. Casing, the old fogey who teaches maths, was annoyed with me for ages because I talked so much after several warnings. He assigned me extra homework, an essay on the subject, a chatterbox, what can you write about that? I'd worry about that later. I decided. I jotted down the title in my notebook, tucked it in my bag and tried to keep quiet. मेरे सभी अध्यापकों के साथ अच्छी पड़ती है। वे 9 हैं जिनमें 7 पुरुष व 2 महिला हैं। श्रीमान किसिंग मुझे पुराने फैशन के हैं। वो गणित पढ़ाते हैं। वे लंबे समय से मुझसे नाराज़ थे क्योंकि मैं बहुत बात करती थी। बहुत सी चेतावनियों के बाद उन्होंने मुझे अतिरिक्त गृह कार्य दे दिया, एक बातूनी विषय पर एक निबंध। एक बातूनी जिसके बारे में तुम क्या लिख सकती हो। मैंने निश्चय किया कि जिसकी चिंता बाद में करूँगी। मैंने शीर्षक को मेरी अभ्यास पुस्तिका में लिखा, इसे मेरे थैले में रखा और चुप रहने का प्रयास किया। That evening, after I'd finished the rest of my homework, the note about the essay caught my eye. I began thinking about the subject while chewing the tip of my fountain pen. Anyone could ramble on and leave big spaces between the words, but the trick was to come up with convincing argument to prove the necessity of talking. I thought, and suddenly I had an idea. I wrote the 3 pages Mr. Casing had assigned me and was satisfied. I argued that talking is a student's trait and that I would do my best to keep it under control. But that I would never be able to cure myself of the habit since my mother talked as much as I did, if not more, and that there is not much
you can do about inherited traits. जब मैं अपना शेष गृह कार्य समाप्त कर चुकी थी, उसके बाद लेख लिखने के नोट ने मेरा ध्यान खींचा। मेरी स्याही वाले पेन के अगले भाग नोक को चबाते हुए अर्थात मुंह में लेते हुए मैंने विषय वस्तु के बारे में सोचना प्रारंभ किया। कोई भी अनगल बातें लिख सकता था और शब्दों के बीच अधिक स्थान छोड़ सकता था, अर्थात खुला खुला लिख सकता था। किंतु चतुराई तो इस बात में थी कि बोलने की आवश्यकता को युक्तिपूर्ण तर्कों द्वारा प्रमाणित किया जाए। मैं सोचती रही और सोचती रही। अचानक मुझे एक विचार आया। मैंने 3 पृष्ठ लिखे जो श्रीमान किसिंग ने मुझे दिए थे और संतुष्ट हो गई। मैंने तर्क दिया कि बोलना एक विद्यार्थी की विशेषता है और यह मैं इसे नियंत्रण में रखने का मेरा सर्वोत्तम प्रयास करूंगी। किंतु बात यह है कि मैं इस आदत से कभी छूट नहीं पाऊंगी, क्योंकि मेरी माँ भी यदि मुझसे अधिक नहीं तो उतनी तो बातूनी थी जितनी मैं हूँ, और यह कि वंशानुगत विशेषताओं के बारे में आप कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते। Mr. Casing had a good laugh at my arguments, but when I proceeded to talk my way through the next lesson, he assigned me a second essay. This time it was supposed to be on an incorrigible chatterbox. I handed it in, and Mr. Casing had nothing to complain about for 2 whole lessons. However, during the third lesson, he would finally had enough. Annie Frank, as punishment for talking in class, write an essay entitled "Quack Quack Quack," said Mr. Chatterbox. मेरे तर्कों पर श्रीमान किसिंग खुलकर हंसे, किंतु जब मैं अगले पाठ के दौरान भी मेरे तरीके से ही बात करने लगी तो उन्होंने मुझे दूसरा निबंध लिखने को दे दिया। इस बार यह इस शीर्षक पर था, एक असुधार्य बातूनी, अर्थात बातूनी जिसे सुधारा न जा सके। मैंने उसे भी लिखकर दे दिया और श्रीमान किसिंग के पास 2 पूरे पाठों तक शिकायत करने को कुछ नहीं था। फिर भी तीसरे पाठ के दौरान उनसे और नहीं सहा गया। एन फ्रैंक, कक्षा में बात करने की सजा के रूप में इस शीर्षक पर निबंध लिखकर लाना। काँ काँ काँ, बतख के जैसे, कुमारी बातूनी बोली। The class roared. I had to laugh too, though I'd nearly exhausted my ingenuity on the topic of chatterboxes. It was time to come up with something else, something original. My friend Sani, who is good at poetry, offered to help me write the essay from beginning to end in verse, and I jumped for joy. Mr. Cassing was trying to play a joke on me with this ridiculous subject, but I would make sure the joke was on him. कक्षा जोर से हंसने लगी। मुझे भी हंसी आ गई, क्योंकि बातूनियों के टॉपिक पर मैं अपनी प्रतिभाशीलता लगभग समाप्त कर चुकी थी। अब समय था कुछ अन्य करने का, कुछ मौलिक करने का। मेरी मित्र सैन, जो कि काव्य लेखन में बहुत अच्छी है, ने इस निबंध को आरंभ से अंत तक कविता में लिखने में मेरी सहायता करने का प्रस्ताव रखा और मैं खुशी से झूम उठी। श्रीमान किसिंग इस हास्यास्पद विषय द्वारा मेरा मजाक उड़ाने का प्रयास कर रहे थे, किंतु मैं सुनिश्चित करूंगी कि यह मजाक उन्हीं के साथ हो। I finished my poem and it was beautiful. It was about a mother duck and a father swan with 3 baby ducklings who were beaten to death by the father because they quacked too much. Luckily, Mr. Kissing took the joke the right way. He read the poem to the class, adding his own comments, and to several other classes as well. Since then, I have been allowed to talk and haven't been assigned any extra homework. On the contrary, Mr. Cassing's always making jokes these days. Yours, Annie. मैंने अपनी कविता समाप्त की और यह बहुत सुंदर थी। यह एक बतख माँ और एक हंस पिता, जिनके 3 बच्चे थे, के बारे में थी, जिनको उनके पिता ने चोंच मार मार कर इसलिए मार दिया था क्योंकि वे बहुत अधिक कां कां करते थे। सौभाग्य से श्रीमान किसिंग ने मजाक को सही परिप्रेक्ष्य अर्थात ढंग से लिया। उन्होंने अपनी टिप्पणी जोड़कर कविता कक्षा को सुनाई व फिर अन्य कक्षाओं में भी सुनाई। तब से उन्होंने मुझे बोलने की अनुमति दे दी है और कोई अतिरिक्त गृह कार्य भी नहीं दिया है। इसके विपरीत श्रीमान किसिंग इन दिनों मजाक भी करने लगे हैं। आपकी एन।